नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी N-1 जिसे हम ब्रिज कोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 56 आज हम हल करने वाले हैं। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सीखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, माध्य, बहुलक और मध्यिका यानी मीन, मोड और मीडियन। तो ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे ताकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन, उसके अंतर्गत एक पहली चीज़ आती है प्रसार या परिसर, है ना। प्रसार या परिसर। आपके पास में जितने भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों में देखेंगे, आंकड़े मतलब प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, डेटा, ठीक है ना। तो उनमें देखेंगे उन प्रेक्षणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर जो आता है ना, उसे हम कहते हैं आंकड़ों का प्रसार या परिसर, ठीक है ना। इसे विस्तार भी कहा जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो आंकड़ों का प्रसार हमको निकालना है, आंकड़ों का परिसर निकालना है। तो क्या करेंगे कि जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा आंकड़ा उसका मान क्या है और सबसे छोटे जो आंकड़ा है, प्रेक्षण है, उसका मान क्या है, दोनों का हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। यानी बड़े मान में से छोटा मान हम माइनस कर देते हैं, तो जो अंतर आता है वही कहलाएगा आपका आंकड़ों का प्रसार, परिसर, विस्तार या रेंज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, एक स्कूल के 5 अध्यापक हैं जिनकी आयु इस प्रकार से हैं 32, 41, 28, 44 और 35। अब इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन आंकड़ों को यानी आयु को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम बढ़ता क्रम भी कहते हैं। तो हमने लिखा 28, 32, 25, 35 यहाँ पर है, 25 नहीं है ना, ये 35, 41 और 44, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी उम्र के अध्यापक की आयु कितनी है, 44 वर्ष है, और सबसे कम उम्र के अध्यापक की आयु है 28 वर्ष है। अब दोनों को हमने अंतर ज्ञात कर लिया। 44 में से 28 हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 16 वर्ष। तो ये हो गया अध्यापकों की आयु का परिसर, ठीक है ना, ये हो गया परिसर, समझा ना। इस प्रकार से हम जो है आराम से याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी के टेस्ट में सभी विषयों के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं 5, 7, 6, 4, 8 और 9। हमें इन अंकों का परिसर याद करना है। क्या याद करना है, अंकों का परिसर। तो वही है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्राप्तांक हैं, है ना, उन प्राप्तांकों को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले, तो हमने ये लिखा है 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब हम ज्ञात करेंगे अंकों का परिसर। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, और सबसे छोटा अंक 4 है। तो 9 में से 4 को हमने माइनस किया, कितना आया, 5। तो हमारे अंकों का परिसर हो गया 5 अंक, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ठीक है ना। यह 8 नहीं, यह 5 आएगा, है ना, ये
मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर 5 पारियाँ आ जाएगा। क्या जाएगा? 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं 76, 75, 78, 72 और 73। हमें रन का परिसर याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रनों को लिख देंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी एसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटी संख्या हम देख रहे हैं 72, 73, 75, 76 और 78। इस प्रकार से हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया है, मतलब ये कहलाता है आरोही क्रम। अब हमें क्या करना है, रन का परिसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या क्या हो गई 78 यानी 78। सबसे छोटी क्या हो गई 72 यानी 72। तो 78 में से हम 72 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ आता है 6 रन। तो हमारे रन का परिसर क्या हो गया 6 रन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है परिसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम सीखने वाले हैं अंक गणितीय माध्य। इसके बाद में सीखेंगे बहुलक और फिर सीखेंगे माध्यक। ठीक है ना। अंक गणितीय माध्य जिसे हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। और छोटी कक्षाओं में हमने औसत का नाम सुना, उसके प्रश्न हल किए थे, है ना। तो औसत भी माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझते हैं कि माध्य होता क्या है ना। तो माध्य क्या होता है कि इसमें जिस प्रकार से हमने औसत का मान ज्ञात किया था, है ना, एक औसत संख्या होती है, एवरेज होता है, वही माध्य है ना। जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है ना। तो यहाँ माध्य ज्ञात करना है, तो आपको जो भी आंकड़े दिए गए हैं, है ना, यानी प्रेक्षण, उन सभी प्रेक्षणों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग यानी जोड़ लेंगे और फिर उनकी संख्या से भाग लगा देते हैं, तो निकल के आ जाएगा औसत या माध्य, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए हैं 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। अब इसका माध्य स्कोर यानी माध्य रन ज्ञात करना है ना। माध्य स्कोर क्या हुआ, एवरेज, है ना, औसत निकालते ना हम। तो क्या करेंगे, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब ये जो प्रेक्षण आपके सामने हैं, जो भी संख्या हैं, आंकड़े हैं, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना, बटे इनकी संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 हमने लिख दिया बटे में। तो इनका जोड़ कितना आया, 400 आया। तो 400 बटे 8 क्या हो जाएगा, 400 बटे 8। अब 8 से हम क्या करेंगे, 400 डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, शून्य के शून्य, आगे यहाँ पर 50। ये हमारा कहलाएगा माध्य, है ना। इसे हम कहते हैं औसत यानी एवरेज। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को हल करने का हम करते हैं प्रयास। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों के लिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर वही कि सभी प्रेक्षणों का योग, ये सारे प्रेक्षण यहाँ पे दे रखे हैं, इन सब का हमने योग लिख दिया है, बटे इनकी संख्या। संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 10 संख्या आई, इसके बटे हमने यहाँ पर 10 लिख दिया है। ठीक है, जब सारे प्रेक्षणों को हम जोड़ते हैं तो उनका जोड़ आ रहा है कितना, 50 बटे में 10 है, इसी ये हो जाएगा 50 बटे 10। अब 50 और 10 को क्या करेंगे, काट देते हैं। तो 10 एकम 10 और 10 पंजे 50, यानी हमारा माध्य कितना आ गया, 5। यह अंक था, तो यहाँ उत्तर में अंक लिख दिया हमने। ठीक है ना, सरल, बहुत सरल है। चलिए अगला कर लेते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का, देखिए हमें याद है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 से लगा करके अनंत तक, यानी ये होगी क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं जो गिनती शुरू करते हैं 1 से।
लेकिन जब इसी प्राकृत संख्या में हम 0 शामिल कर लेते हैं तो हो जाती है पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर, है ना। और 0 1 से पहले आता है, यानी 1 के बाईं ओर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं कहा गया है, इसलिए 0 इसमें शामिल होगा। तो 0 1 2 3 और 4 ये हो गई 5 पूर्ण संख्याएं बटे 5, तो 5 है तो 5 बाहर आ देंगे। अब जब जोड़ते हैं तो इनका जोड़ा था 10, 10 बटे 5, 5 से 10 को मैंने काट दिया, 5 एकम 5 और 5 में 10, तो हमारा माध्य क्या आ गया 2, ठीक है। ये आपका माध्य हो गया है। चलिए अब हम बात करेंगे बहुलक की, यानी मोड, ठीक है ना। बहुलक जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, बहु यानी बहुत सारा, है ना, ठीक है ना, बहुत सारा। ध्यान रखना है कि जब प्रेक्षण में जो भी प्रेक्षण आपका, यानी आंकड़ा कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं समझने के लिए, है ना। तो जो भी प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आता है प्रेक्षण, यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो है उस समूह का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी बहुत बार आता है। सीधी सी बात है, बहुलक का मतलब क्या हो गया, बहुत बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है वह बहुलक हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए नीचे आपको दी गई है संख्या दी है इस प्रकार से दी ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में जमा लेते हैं, ताकि क्या है सवाल जो है हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए हमने क्या करा कि इनको आरोही क्रम में जमाया, और समान यदि मान वाली संख्या है भैया, वो तो 1 के बाद एक आएगी ना, जिसे यहाँ पर लिखा है ये 1 1 1, है ना, ये फिर 2, ये 2 2 2 2, ये लिख दिया 2 हमने, फिर 3, ये 3 लिखा, फिर 4 और ये 4 लिखा, ठीक है। ये हमने क्या करा, इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया है, यानी आरोही क्रम में। अब देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रेक्षण है ना, जो सबसे अधिक बार आया है, बहुत बार आया है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि देखो ये 2 जो है ना, ये 4 बार आया है, बाकी 1 3 बार आया है, 4 2 बार आया है, और 3 1 बार आया है। तो हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में सबसे अधिक बार आया है ना, सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी अधिक बार आया है। जब अधिक बार आता है तो वो कहलाता है बहुलक। तो बहु से आप समझ जाए, बहुत बार आने वाला प्रेक्षण, ठीक है। चलिए नीचे अब आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें ज्ञात करना है बहुलक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि सारे आंकड़े जो भी ना वो एक साथ हो जाएंगे, फिर हमें देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इन आंकड़ों को हमने इस प्रकार लिखा है 13 13 14, फिर 15 15 15, इस प्रकार से। अब देख रहे हैं कि इन आंकड़ों का बहुलक कितना आएगा भैया, इन आंकड़ों का बहुलक आएगा 15। क्यों आएगा, क्योंकि 15 जो है अन्य प्रेक्षणों की तुलना में सबसे अधिक बार आ रहा है, 3 बार आया है। देखिए बाकी 13 है जो 2 बार आता है ना, और बाकी सारे जो आंकड़े हैं वे एक एक बार आ रहे हैं। तो 15 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक होगा 15। कितना होगा, 15। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 बच्चों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर दी गई है, ये अब दी 15 बच्चों की, ठीक है ना। इनका हमें ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। क्या करेंगे, अब तो आप समझ गए हैं, है ना, कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों की जो ऊंचाई है उनको लिख देंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम लिख देंगे। बिल्कुल सही है, हाँ लिख सकते हैं, लिख दो। अब यह लिख दिया आपने भी, बिल्कुल सही लिखा है ना। ये सारे आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। बस अब देख लो कि इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन सा प्रेक्षण आया है। तो हम देखते हैं कि भैया इसमें सबसे अधिक बार जो आता है वह है 161। देखो 161 3 बार आया है, और
164 भी ये 2 बार आया है, ठीक है। 162 ये भी 2 बार आया है, ठीक है। और बाकी सारे आंकड़े, हाँ 163 भी 2 बार आया है, ठीक है ना। और बाकी सारे आंकड़े केवल 1 बार आए हैं। तो भैया सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है, कौन सा प्रेक्षण आया है? तो हम कह सकते हैं कि सर सबसे अधिक बार तो 161 ही आया है। तो बिल्कुल सही है। तो इन आंकड़ों का हमारा बहुलक हो जाएगा 161। कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 161 यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है, समझा ना। तो जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वह प्रेक्षण उस समूह के आंकड़ों का बहुलक होता है। क्लियर? चलिए अब हम कर लेते हैं माध्यक। क्या करेंगे? माध्यक यानी मीडियन। अब देखिए कि यहां पर भी क्या होता है कि जब आंकड़े आपको दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों क्रम में कर सकते हैं, है ना, व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको व्यवस्थित करने के बाद में क्या करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों का हमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक, ठीक है ना। अब कैसे ज्ञात करेंगे? इन आंकड़ों को सबसे पहले हम लिख देंगे आरोही क्रम में, लिख दिया, ठीक है ना। ये लिख दिया हमने 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46। अब इसमें क्या करेंगे कि इनको गिन लेते हैं, है ना। इन आंकड़ों को हम गिन लेते हैं या प्रेक्षणों को गिन लेते हैं। कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए हैं, ठीक है ना। तो माध्यक क्या होता है कि बीच वाला जो प्रेक्षण होता है ना वो माध्यक कहलाता है। लेकिन हम बीच वाला मानेंगे कैसे? अरे भैया बीच वाला कैसे मानेंगे, है ना, कि जैसे मान लिया है अब यहाँ आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिए हैं, ठीक है ना। अब 7 आंकड़े दिए गए हैं तो बीच वाला कैसे होगा? देखो बीच वाला आपको मानना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सरल तरीका बताऊँ, है ना, कि 7 आंकड़े आपको दिए गए हैं, 7 में 1 जोड़ लो, कितना हो जाता है? बोलेंगे 8। बिल्कुल सही 8। अब 8 में क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे तो 2 चौके 8, यानी चौथे नंबर का जो पद है वो आपका हो जाएगा माध्यक। अब चौथा गिन लो, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं माध्यक। क्या बोलेंगे? माध्यक यानी मीडियन। यह आपका उत्तर आ जाएगा कि बीच वाला जो प्रेक्षण माध्यक होता है, अतः इन आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों को सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, सीख गया ना। सबसे छोटी संख्या पहले, फिर देखो उससे बड़ी कौन सी है वो लिख दो, फिर उससे बड़ी कौन सी है वो लिख दो। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम, ठीक है। चलिए अब ये हमने व्यवस्थित लिख दिया है और फिर इनके आंकड़ों को हम गिन लेते हैं। है कितने? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 आंकड़े हैं। अब 9 है तो मैंने क्या बताया कि उसमें 1 जोड़ दो, है ना। जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़ दो, कितना हो गया? 10। अब 10 में 2 का भाग लगा दो, 2 पंजे 10, यानी जो ये 5 आया ना, तो जो 5वां पद होगा ना वो आपका होगा माध्यक। अब गिन लो 5वां कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माध्यक 14। आया समझ में? इस प्रकार से अब यही आंकड़े आपको दिए जाए, मान लिया जाए, और आपको कहा जाए कि इसका बहुलक कितना है, तो भैया बहुलक भी 14 आएगा। क्यों? कि बहुलक यहाँ पर सबसे अधिक बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में माध्यक और बहुलक दोनों एक ही उत्तर आ जाएगा, एक ही संख्या आएगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। किसी कक्षा के, है ना, किसी कक्षा के
15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार से हैं। भार यानी वजन, वेट, है ना। तो उनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इन 15 बच्चों के, 15 विद्यार्थियों के वजन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, ये आंकड़े कहलाते हैं। इन आंकड़ों को हम कर लेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित, ठीक है ना, मतलब बढ़ते क्रम में। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको हम गिनते हैं, कितने हैं, 15। तो 15 में एक जोड़ देंगे, है ना। तो 15 क्या विषम संख्या है, एक जोड़ दिया, कितना हुआ, 16। 16 में 2 का भाग लगा दो, 2 एक कम 2, 2 8 16। अब 8वां जो पद आ रहा है, बस वो आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माध्यक। गिन लो 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8वां जो पद हमारा क्या है, 40 है, और ये बीच वाला प्रेक्षण है, इसलिए हो गया माध्यक। अब बीच वाला कैसे, देखिए इसके दोनों तरफ जो हैं 7 7 आंकड़े हैं, कितने हैं, 7 हैं। ये 7 गिन लिए नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये बीच वाला, जो बीच वाला होता है वह कहलाता है माध्यक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमने क्या सीखा, माध्य, है ना, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं, बहुलक सीखा और माध्यक सीखा। माध्य और माध्यक दोनों अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान देना है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ी में उसका अंतर समझ नहीं पाते हैं और याद होते हुए भी परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि इस वर्ष की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वह N-1 यानी ब्रिज कोर्स पर आधारित होगी, है ना। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आएंगे और इन प्रश्नों का आधार क्या होगा, ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है ना। और जो आपको अंक प्राप्त होंगे उन अंकों का 20% वेटेज आपको वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करें, वार्षिक परीक्षा की तरह ही करें, ताकि आपको जो है सर्वोच्च अंक प्राप्त हो सकें। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।